वेलकम टू एग्ज़ाम थ्योरी। तो SSC-MTS 2021 में जितने भी शिफ्टों में आपके एग्ज़ाम कराए गए हैं उसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 8-10-2021 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो टोटल आपके इतने डेट और शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे, जो कि आज हम लोग इस वीडियो में 8-10-2021 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। बाकी जो भी आपको पीला में रंगने यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पीला रंग में, वो सारे शिफ्टों के सॉल्यूशन इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो हल कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का हल करेंगे, उसमें भी किसका पहले हल करेंगे, ऑफ का हल करेंगे। तो आपका कितना हो जाता है यहाँ पर 9 दूनी 18। और फिर क्या करेंगे, 36 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2। यानी कि ये जो 2 है और यहाँ पर जो 3 है आपस में क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। तो इतने का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 यानी कि 6 आ जाएगा। तो 36 में से 6 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 30 बचेगा। 47 में से 30 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 17 बचेगा। और जब 13 में 17 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, कितना आएगा आपका 13 और 17 जोड़ेंगे तो आपका 30 आएगा। बचा आपका कितना, 120। कितना आपका 120 भागा पूरा ब्रैकेट का हल करने पर कितना आ गया 30। तो यहाँ पर 30 लिख देंगे। 120 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 4 यानी कि 4 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचता है और 12% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि CP 750 रुपये है तो इस वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक फार्मूला होता है जो कि ध्यान रखिएगा। फार्मूला आपका क्या हो जाता है यहाँ पर, CP/MP यानी कि क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य बराबर आपका क्या हो जाता है, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन क्या हो जाता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है क्रय मूल्य कितना दिया गया, 750 रुपये दिया गया। निकालना हमें क्या है, मार्क्ड प्राइस यानी कि MP का वैल्यू निकालना है। 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 100 माइनस 20 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 80। और 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 100 प्लस 12 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 112। हल कर लेंगे, आपका मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य आ जाएगा। तो 0 से 0 आपका चला गया। 8 से 112 कितना बार में चला जाएगा, एक बार में और 4 बार में। यानी कि मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य का वैल्यू कितना आ जाएगा, 14 इंटू 75 करेंगे तो 14 पचे 70, 7 14 सत्ते 98 और 7 आपका कितना हो जाएगा 105। यानी कि 1050 रुपये वस्तु का क्या था, अंकित मूल्य था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जब किसी वस्तु को 531 रुपये में बेचा जाता है तो 18% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 486 रुपये में बेचा जाता तो क्या होता, लाभ होता या हानि होता, कितने प्रतिशत का होता, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, CP यानी कि क्रय मूल्य निकालनी होगी। तो पहले वस्तु को बेचा कितने में था, 531 रुपये में बेचा था। और आपको पता होना चाहिए किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो है खुद में कितना होता है, 100% होता है। तो 100% का सामान कितने के लाभ में बेच रहा है, 18% के लाभ में। यानी कि अगर हमें क्या चाहिए, SP से CP जाना है तो क्या करेंगे, 100 बटा बेचा कितने में, 100% का सामान 18% के लाभ यानी कि 118% में बेच दिया। हल कर लेंगे, यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 50 बार में, ये आपके कितने 59 बार में चले जाएंगे। 59 से काटेंगे तो 9 9 81 यानी कि ये 9 बार में चला जाएगा। तो 9 इंटू 50 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 450 रुपये क्या आ गया, वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि 450 रुपये का सामान वापस बेच कितने में रहा है, 486 रुपये में बेच रहा है। तो 450 का सामान जब 486 में बेच रहा है यानी कि लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, तो 486 माइनस 450 करेंगे यानी कि आपका 36 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। किस पर तुलना करेंगे, CP से तुलना करेंगे। यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 450 रुपये। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0 0 चला गया। 5 से काटेंगे 9 बार में, यहाँ पर 2 बार में, 9 से 36 4 बार में,
4 इंटू 2 करेंगे यानी कि लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट आपका कितना आ जाएगा 8%। तो यहाँ पर आपका 8% का लाभ, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपका क्या दिया गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का रेशियो में वैल्यू दिया गया 15:14:11, और ए प्लस बी का निश्चित वैल्यू योग में दिया गया, और आपसे इसका 3a प्लस बी माइनस 4c का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे ये आपका 15 यूनिट है, 14 यूनिट है, 11 यूनिट है, तो सभी को यहाँ पर क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर सभी को आपस में जोड़ देंगे, यानी कि आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए कितने बार है 2 बार है, बी कितने बार है 2 बार है, सी कितने बार है 2 बार है, यानी कि यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। टोटल यूनिट का सम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 प्लस 14 प्लस 11 करेंगे, यानी कि टोटल यूनिट का सम यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 15 और 14 आपके 29, 29 और 11 आपके कितने हो जाएंगे, 40 यूनिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 से काट देंगे, कितना बार में चला जाएगा, 20 बार में, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया, 20 यूनिट आ गया। और 20 यूनिट का यानी कि तीनों संख्याओं का योग यहाँ पर कितना दिया गया, निश्चित 40 दिया गया। यानी कि हमें पता चल रहा है कि अगर ए बी सी का कुल योग 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट बराबर टोटल योग कितना है, 40 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 2 के बराबर है, तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए प्लस बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर बी प्लस सी का निकाल सकते हैं, सी प्लस ए का निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ए प्लस बी का निकालेंगे तो आपका कितना वैल्यू आ जाएगा, ए प्लस बी जो आपका यूनिट में वैल्यू कितना था 15 यूनिट, तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 2 है तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। उसी तरीके से बी प्लस सी का निकालेंगे तो बी प्लस सी का वैल्यू कितना था 14 यूनिट, अगर 1 यूनिट का वैल्यू 2 तो पूरा कितना हो जाएगा 14 दूनी 28। तो अब फिर सी प्लस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 2 तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 दूनी 22। तो ए प्लस बी का वैल्यू आ गया, बी प्लस सी प्लस सी का वैल्यू आ गया। यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, बी का वैल्यू निकाल सकते हैं और सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पर तीनों का योग कितना दिया गया था 40 दिया गया था, तो अगर तीनों का योग में से ए प्लस बी का वैल्यू माइनस कर दे तो क्या निकल जाएगा, सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 30 करेंगे, यानी कि सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। फिर अगर ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी माइनस करेंगे, यानी कि 40 माइनस 28 करेंगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा, ए का। तो कितना आपका आ जाएगा वैल्यू 12। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। फिर अगर बी का वैल्यू निकालेंगे तो बी का वैल्यू अगर सी प्लस ए जो है 22 है, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर से 8 आ जाएंगे, यहाँ पर 16 18 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 18, 8 नहीं 18, क्योंकि 40 माइनस 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ पर से हमें क्या पता चल गई, ए का वैल्यू पता चल गया, बी का वैल्यू पता चल गया, सी का वैल्यू निश्चित में पता चल गया। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, 3a का वैल्यू चाहिए, तो ए का वैल्यू अगर 12 तो 3a का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 3 36 प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 माइनस सी का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 चौक कितना हो जाएगा आपका 40। तो 36 और 18 आपके कितने हो जाएंगे 54, 54 माइनस 40 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 14, यानी कि 14 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके क्या है, ग्राफ के क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि किसी कंपनी के 5 कार्यालयों में कार्यरत पुरुष और महिला कर्मचारी की संख्या को दर्शाया गया है। तो अलग अलग कार्यालय है, जैसे कि ए बी सी डी ई इस तरीके से कार्यालय, और इसमें जो है पुरुष और महिला कर्मचारी को प्रत्येक कार्यालय में दर्शाया गया। जैसे कि ये जो आपका ब्लू वाला दिख रहा है वो जो है पुरुषों को दर्शाता है, और ये जो आपका ऑरेंज वाला वो किसे दर्शाता है, महिलाओं को दर्शाता है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि कंपनी के किस कार्यालय में पुरुष कर्मचारी की संख्या सभी कार्यालय में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या से 25% अधिक यानी कि मोर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, सभी कार्यालयों में कुल मिलाकर महिला कर्मचारी काम कितना करते हैं। पहले योग निकालेंगे फिर औसत निकालेंगे। तो पहले वाले कार्यालय में 180 थे, फिर 220, तो 180 या 220 आपके कितने हो जाएंगे 400, फिर अगले में 400 तो 400 400 800, और फिर 450 350 है, तो 4 3 7 1 8 8 8 कितने हो जाएंगे 1600। यानी कि सभी कार्यालयों में मिलाकर कितने महिला कर्मचारी काम करते हैं, तो 1600 काम करते हैं। हमें क्या चाहिए, औसत चाहिए। तो टोटल कितने कार्यालय थे 5, तो 5 से क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 5 दूनी 10, यानी कि औसत जो है सभी कार्यालयों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी है 320 है।
तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 320 से 25% अधिक, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है। यानी कि 4 यूनिट में क्या हो जाती है, 1 यूनिट की वृद्धि, यानी कि 1 यूनिट अधिक है। तो 4 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 80 बार में। तो 80 × 50 आपका कितना हो जाता है, 400। तो 400 किस कार्यालय में पुरुष संख्या के बराबर है, यानी कि कौन से कार्यालय में 400 पुरुष काम करते हैं वो हमें देखना अब है। तो ये वाला जो देखेंगे तो ये वाले कार्यालय में 180 काम करते हैं, यानी कि ये नहीं हो सकता। बी चेक करेंगे तो यहाँ 220 है, हमें क्या चाहिए, 400 चाहिए। यहाँ जब देखेंगे सी वाला कार्यालय तो यहाँ पे पुरुष कर्मचारी कितने काम करते हैं, 400 काम करते हैं, यानी कि महिला कर्मचारी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, महिला कर्मचारी नहीं, पुरुष कर्मचारी देखना। पुरुष कर्मचारी आपका ब्लू वाले है, ब्लू यहाँ पर देखना है। तो ब्लू आपका यहाँ पर कौन से, पहले वाले में 230 है। ऑरेंज वाला आपके महिला है, तो महिला पर नहीं देखेंगे, हमें पुरुष से देखना है, क्योंकि यहाँ पर पुरुष का बोला जा रहा है। पुरुष कर्मचारी की संख्या 400 का होना चाहिए। तो ए में कितना है, 230 है। बी में यहाँ पर कितना है, 320 है। और यहाँ पर सी में जो है कितने थे, यहाँ पर सी में आपके शायद 350 थे, ये आपका 350 थे। और डी में यहाँ पर देखेंगे तो 400 थे, हमें कितना चाहिए था, 400 ही चाहिए था। यानी कि आपका कौन से कार्यालय में, डी में जो कितने कर्मचारी काम करते हैं, पुरुष, तो 400 काम करते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शुरुआत में गलत कर दिया था कि महिला हम लोग देखने लगे, तो यहाँ पर महिला नहीं पुरुष थे। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हल कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग है। तो सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट का हल करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 और 2 का 10, 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 3। यहाँ पर इसे हल कर लेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, 4/5। ऑफ का हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/6 इंटू पूर्णांक में फ्रैक्शन में चेंज करें, 3 दूनी 6, 2 8/3। यहाँ पर ये 4 बार में, ये कितने बार में, 3 बार में, यानी कि गुना करने पर आपका कितना आ जाएगा, 5 चौक 20/9, कितना हो जाएगा, 20/9। तो यहाँ पर क्या है, भाग के साइन है, तो भाग को गुना में चेंज करेंगे तो सामने वाली संख्या क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा हो जाती है। यानी कि 20/9 को क्या लिखेंगे, 9/20 लिखेंगे। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से, 4×5 = 20, यानी कि इस ब्रैकेट का हल करने पर कितना आपका आ जाएगा, 9/25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9/25। अब यहाँ पर क्या है, प्लस है, प्लस के बाद यहाँ पर क्या आपस में भाग है, तो इन दोनों का भी हम लोग हल कर सकते हैं। तो इन दोनों का हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 × 15 = 16/5 है। भाग है, गुना में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5/8 हो जाएगा, इंटू आपके कितने हैं, 2/5 है। तो हल कर लेंगे, आपका 5 5 चला गया, 8 से 16 2 बार में चला जाएगा, यानी कि इतने का वैल्यू जो है कितना आपका आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। बाकी जो भी है संख्या आप नीचे लिख लेते हैं। आपका कितना है, 2/3 है। भाग का साइन है, गुना में चेंज करेंगे, सामने वाली संख्या रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो जाएगी। तो 3/10 है तो कितनी हो जाएगी, 10/3 इंटू आपके कितने हो जाएंगे, 18/25 माइनस आपके यहाँ पर कितने आए थे, ये स्मॉल ब्रैकेट का हल करने पर 9/25 आया था। कितना आया था, 9/25 प्लस आपके यहाँ पर इतने का हल करने पर आपका कितना आ गया, 4/5। हल कर लेते, 3 × 9 दूनी आपके कितने हो जाएंगे, 18। 5 से काटेंगे, ये 2 बार में, कितने बार में, 5 बार में। तो ऊपर का हल करने पर आपका कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8/5 प्लस माइनस है 9 कितना हो जाएगा, 25 प्लस आपके कितने हैं, 4/5। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 25, यानी कि 25। तो 5 × 5 = 25, 8 × 5 = 40 माइनस आपका 9, 5 × 5 = 25, यानी कि 4 × 5 = 20। तो 40 और 20 60, 60 में से 9 गया तो कितना आपका आ जाएगा, 51/25। तो 51 को 25 से डिवाइड करेंगे, पूर्णांक में हमें आंसर चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 2.1/25 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि माना यक्ष जो है 56,000 और 60,000 के बीच हुआ छोटी से छोटी संख्या है, जिसे 40, 45, 50 और 55 से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल यानी कि रिमाइंडर 23 प्राप्त होता है। तो यक्ष के अंकों का योगफल कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो सारे अंक दिए गए उनका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, तो कितना है, 55। उससे छोटा अंक 50 है, तो 5 इसमें फैक्टर आ गया, तो बचा क्या, 10, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। इंटू 45 है, 45 का तो 5 इसमें फैक्टर आ गया, बचा क्या, 9, तो यहाँ पर लिख देंगे। 10 हमें क्या चाहिए, 10 का तो एक फैक्टर यहाँ पर आ गया, तो बचा क्या, 4, क्योंकि 40 का तो 10 फैक्टर यहाँ पर आ गया, बचा 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। गुना कर देंगे, आपका एलसीएम आ जाएगा। कितना आपका हो जाएगा, 9 × 36 = 360, 36 × 5 = 180, यानी कि 2 × 0 = 18,
36 25 180, 18 कितना हो जाएगा 198, यानी कि 19,800 क्या आ गई, इन चारों संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम आ गया। अब हमें क्या करना, हमें जो संख्या ढूंढना है वो किसके बीच ढूंढना है, 56,000 और 60,000 के बीच में हुआ अंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 56,000 और 60,000 के बीच में अंक होना चाहिए। तो 19,800 में क्या गुना करे कि इन दोनों के बीच की संख्या आए, यानी कि 56,000 और 60,000 के बीच की संख्या आए। तो बीच की संख्या निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर गुना करके देखते कितने तक का गुना, तो यहाँ पर देखेंगे तो 19 या 57,000 हो जाता है, यानी कि ये 56,000 और 60,000 के बीच में आ जाएगा अगर इसे 3 से गुना कर दिया जाएगा। तो 3 से गुना हम लोग कर लेंगे, 2 सुना आपका हो जाएगा 8 या 24, 2 19 या 57 और 2 आपका कितना हो जाएगा 59, यानी कि 59,400 जो कि 56 और 60,000 के बीच में है। तो और इसमें फिर क्या करेंगे, ये जो आपका शेषफल दिया गया था उसमें क्या कर देंगे, इससे 23 को जोड़ देंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जो कि इन चारों संख्याओं से विभाजित करने पर 23 शेषफल प्राप्त होगा और वो 56,000 और 60,000 के बीच में भी होगा। तो यहाँ पर हल कर लेते 5 9 4 2 3 2, फिर से हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 5 9 4 2 3 क्या आ गई, वो संख्या में प्राप्त हो गया। लेकिन यहाँ पर आपसे संख्या नहीं पूछा जा रहा, क्या पूछा जा रहा है, इनके डिजिट का सम पूछा जा रहा है। तो कितना हो जाएगा, 9 5 14, 4 18, 2 20 और 3 आपका कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि मिश्र धातु ए में कॉपर और जिंक का अनुपात 5:7 है और मिश्र धातु बी में कॉपर और जिंक का अनुपात 4:5 है। ए और बी को 1:2 के अनुपात में लिया जाता है। तो नई मिश्र धातु सी बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है। तो सी का कितना भाग जो है क्या है, कॉपर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ए में जो है कितना भाग कॉपर था, टोटल जो है 5 यूनिट कॉपर था, कुल कितने में से 7 5 12 यूनिट में से। तो ए में जो है कुल कितना कॉपर था, 5 यूनिट जो है कॉपर था, कुल कितने में से 7 5 12 यूनिट में से। और ए से जो है कितना यूनिट निकाला जाता है, यानी कि कितना भाग निकाला जाता है, 1 यूनिट निकाला जाता है, कुल कितने में से 2 1 3 यूनिट में से। यानी कि हमें पता चल गया कि ए से जो है कितना कॉपर निकाल कर सी में मिलाया गया था, प्लस बी में जो है कितना कॉपर है 4 यूनिट, कुल कितने में से 5 4 9 यूनिट में से। बी में जो है 4 यूनिट कॉपर है, कुल कितने में से 5 4 9 यूनिट में से। और उनमें से कितना भाग निकाला जाता है, 2 यूनिट भाग निकाला जाता है, कुल कितने में से 3 यूनिट में से। हल कर लेंगे, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, सी में कॉपर धातु का भाग आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5/12 36, प्लस आपका कितना हो जाएगा 4 दूनी 8/27, और आपके 36 और 27 का एलसीएम कितना आपका हो जाएगा 108। यहाँ पर कितने हो जाएंगे 36 थी 108 यानी कि 5 थी 15, 27 चौक 108 यानी कि 8 चौक 32, 15 और 37 आपका योगफल कितना हो जाएगा 47/108 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 200 रुपये की वृद्धि होती है तो लाभ प्रतिशत 20% होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें कि कितना होगा। यानी कि जो शुरुआत में पहले तो वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा गया, फिर बोला गया कि जब उस वस्तु के क्रय मूल्य में भी 200 का वृद्धि कर दिया जाता है और विक्रय मूल्य में भी 200 का वृद्धि कर दिया जाता है, तो अब जो लाभ है वो 25% की जगह कितना हो जाता है 20% होता है। तो क्या करेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आपका हो जाता है 1/4। यहाँ पर हम लोग सीपी लिख देते, इधर एसपी। ये आपका क्या है इनिशियल रेशियो, यानी कि इनिशियल में क्या किया गया था, यहाँ पर जो है पहले को क्या किया गया था 4 यूनिट का कोई सामान था, 1 यूनिट के लाभ यानी कि कितने में बेच दिया गया था 5 यूनिट में बेच दिया गया था। तो ये आपका इनिशियल था। लेकिन जब फाइनल किया गया तो उसे क्या कर दिया जाता है, वृद्धि के बाद इसे 20% का लाभ होता है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, यानी कि 5 यूनिट का सामान 1 यूनिट के लाभ कितने में बेच दिया 6 यूनिट में बेच दिया। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रही है, यहाँ से आपका जो सीपी है यहाँ भी 1 यूनिट की वृद्धि हो गई, और एसपी यानी कि विक्रय मूल्य है वहाँ भी क्या हो गई 1 यूनिट की वृद्धि हो गई। और दोनों में यहाँ पर बोला गया था कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में दोनों समान रुपये की वृद्धि की गई है। और यहाँ पर यूनिट में भी हमें क्या दिख रही है, समान वृद्धि दिख रही है। यानी कि
एक यूनिट का वैल्यू कितने रुपये के बराबर है, तो 200 रुपये के बराबर है। तो अगर एक यूनिट का वैल्यू 200 रुपये के बराबर है तो पूछा क्या जा रहा है, वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य, यानी कि जो पहले वाला क्रय मूल्य था वो कितना है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले वाला क्रय मूल्य कितना था, 4 यूनिट था। तो अगर एक यूनिट का वैल्यू 200 रुपये तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 दूनी 800 रुपये, यानी कि पहला वाला जो वस्तु का सीपी कितना था, 800 रुपये था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई व्यक्ति 8.1/3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है और वह अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचता है। वह यात्रा का 2/3 भाग समय के 5/8 भाग में तय करता है। तो समय पर गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए उसे शेष दूरी को कितनी चाल से तय करनी चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है व्यक्ति का चाल कितना है, तो पूर्णांक का फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 24 = 25/3 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या आ गए, उस व्यक्ति की चाल आ गई। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चाल हमें पता है, दूरी यहाँ पर कुछ मानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समय का पहले कुछ एजम्पशन लगा लेते हैं, यानी कि एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस यानी कि दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर तो हमें चाल पता है, समय जो है एज्यूम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो नीचे जो अंक दिए गए, जैसे कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है, उनको क्या कर देंगे, आपस में गुना कर देंगे। उतना ही हम लोग क्या मान लेंगे, समय मान लेंगे। किस में मानेंगे, सेकेंड में मानेंगे, क्योंकि चाल मीटर पर सेकेंड में जो समय होना चाहिए वो भी सेकेंड में होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 × 3 = 9, 9 × 8 कितना हो जाएगा, 72 सेकेंड, यानी कि हम लोग टाइम हम लोगों ने कितना मान लिया, 72 सेकेंड। चाल हमें पता है, समय हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पर से डिस्टेंस भी एज्यूम करके हम लोग निकाल सकते हैं। 3 से काटेंगे 72 को कितने बार में चला जाएगा, 24 बार में। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 25 दूनी 50, 25 चौक 100, यानी कि 600 मीटर क्या हो गई, कुल दूरी हो गई। अब यहाँ पर से बोला गया है कि वह यात्रा का 2/3 भाग, तो यात्रा का 2/3 भाग जो है किस चाल से चला, समय के 5/8 भाग में तय किया। तो बचा हुआ दूरी कितना है, तो अगर कुल जो है दूरी 2/3 भाग अभी तक तय कर चुका है, यानी कि 3 यूनिट में से 1 यूनिट तय कर चुका है। तो बचा कितना, 3 यूनिट में से 2 यूनिट अगर तय कर चुका है तो बचा कितना, 1 यूनिट बचा, यानी कि अभी तक बचा हुआ कुल दूरी कितना, 1/3। तो अगर कुल दूरी 600 मीटर था तो उनमें से एक तिहाई अभी भी दूरी बचा हुआ है। तो 600 का 1/3 कितना हो जाएगा, 200 मीटर। कितना हो जाएगा, 200 मीटर, यानी कि इतनी दूरी अभी भी तय करनी है। और यहाँ पर जो है समय कितना व्यतीत किया है, जो दूरी तय किया उसे तय करने में कितना समय लगा है, तो 72 का 5/8 निकालेंगे तो 5/8 नहीं निकालना है, क्योंकि शेष हमें समय निकालना है। शेष दूरी हम लोगों ने निकाला, तो अब जो समय निकालेंगे वो भी हम लोग शेष निकालेंगे। तो कुल टोटल टाइम कितना ले चुका है, 8 में से 5 यूनिट समय ले चुका है। तो बचा हुआ समय कितना, 8 में से अगर 5 यूनिट समय ले चुका है तो बचा कितना, 3 यूनिट समय बचा है। यानी कि अगर रिमेनिंग टाइम हमें निकालना है तो क्या करेंगे, 72 का 3/8 निकाल लेंगे। तो 8 से 72 काटेंगे, कितना बार में चला जाएगा, 9 बार में, यानी कि 9 × 3 = 27 सेकेंड अभी भी बचा हुआ है। तो यानी कि इस 200 मीटर की दूरी को कितने समय में तय करना है, 27 सेकेंड में तय करना है। तो आपको पता होना चाहिए, ये जो आपका स्पीड बराबर आपका क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होते हैं। तो ये यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो ये जो चाल आएगा वो किस में आएगा, ऊपर मीटर में दूरी या नीचे सेकेंड में टाइम आपका है। लेकिन चाल चाहिए किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। तो मीटर प्रति सेकंड के चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। हल करेंगे, आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी। तो 9 से काटेंगे, ये 2 बार में, ये कितने बार में, 3 बार में। 5 से 200 कितने बार में चला जाएगा आपका 5 चौक 20, यानी कि 40। तो 40 दुनिया आपका कितने हो जाएगी, 80/3। तो पूर्णांक में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26.2/3, यानी कि ये जो क्या आ गए, चाल आ गई किलोमीटर प्रति घंटा में, कितना, 26.2/3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर आधारित त्रिज्या और 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस धात्विक बेलन को पिघलाया जाता है, फिर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला बनाया जाता है। यदि रूपांतरण में 10% धातु की हानि होती है तो आर का मान कितना होगा, ये आपसे
पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है जब भी किसी चीज़ को किसी अन्य आकार में परिवर्तित यानी कि बिगलाकर परिवर्तित किया जाता है, तो मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि उसके वॉल्यूम यानी कि आयतन के आधार पर परिवर्तित किया जाता है। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर, सबसे पहले तो आपको बेलन के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। फिर आपको गोले का भी आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो क्या हो जाता है फार्मूला, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर नहीं, 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का। यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ 4/3 पाई आर स्क्वायर, ये आपके गोले का आयतन का फार्मूला होता है। बेलन के आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या करेंगे, दोनों के वॉल्यूम को बराबर कर देंगे। आपकी त्रिज्या कौन सी त्रिज्या आ जाएगी, इस गोले की त्रिज्या आ जाएगी। तो पाई को पाई रहने देंगे क्योंकि आपस में कट जाएगी। त्रिज्या कितनी दी गई है बेलन की, 3। तो 3 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर चाहिए। ऊंचाई कितनी, 120 सेंटीमीटर। लेकिन जो टोटल वॉल्यूम है उसका बोला कि उसमें से 10% धातु क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। मान लीजिए कि उसे हटा दिया गया, तो कितने धातु का प्रयोग किया जाता है, टोटल इतना धातु है, वॉल्यूम धातु का इतना है। उनमें से अगर टोटल कोई भी चीज़ होती है वो हमेशा 100% होती है। तो 100% में से 10% खराब हो गई, तो बची कितनी, 90% बची। यानी कि जो टोटल वॉल्यूम था उसका 90% ही अब क्या किया जाएगा, पिघलाकर गोले में परिवर्तित किया जाएगा। तो बराबर क्या कर देंगे, गोले के आयतन के फार्मूला के बराबर कर देंगे। तो 4/3 पाई आर स्क्वायर हल कर लेंगे, आपकी गोले की त्रिज्या आ जाएगी। तो पाई से पाई आपका चला गया, 1 2, 2 से 2 शून्य चला गया, 4 से 12 आपका 3 बार में चला जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 3 तिया 9, सॉरी 4/3 पाई आर क्यू होते, मैंने यहाँ पर फिर से गलती कर दिया, 4/3 पाई आर क्यू होते, ना कि आर स्क्वायर होते। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अगर क्षेत्रफल का फार्मूला पूछता है, क्षेत्रफल का फार्मूला फल आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। अगर वॉल्यूम है तो 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो मैंने 2 बार गलती कर दिया, तो आप ध्यान रखिएगा, 4/3 पाई आर क्यू होता है गोले का आयतन का। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर से आपके कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 9, 3 तिया 9 और फिर एक 9 है, यानी कि आर क्यू बराबर 9 कितने बार है, 3 बार है। यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा कि ये जो आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, और 4 पाई आर स्क्वायर गोले का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 2 संकेंद्रीय वृत्त है, यानी कि वृत्त के अंदर एक वृत्त है, उनके क्षेत्रफल के बीच का अंतर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निम्न में निकटतम यानी कि अप्रॉक्स लगभग कितना होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर फिगर से समझाने की कोशिश करूँ तो इस तरीके से है कि 2 सर्कल है, यानी कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है। उनमें से बोला गया कि ये जो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, और ये जो क्षेत्रफल दिया गया है 88 सेंटीमीटर, वो क्या दिया गया, ये जो आपका बीच का है वो क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया गया, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। और हमें क्या चाहिए, इस बाहर वाले वृत्त का, इस बाहर वाले वृत्त का क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो हमें क्या निकालना होगा, अगर क्षेत्रफल निकालना है तो पहले हमें इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों बीच की, यानी कि जो बड़ी त्रिज्या है और जो छोटी त्रिज्या, उन दोनों के बीच का अंतर कितना। अगर अंतर हमें पता चल जाए तो हम लोग बड़ी त्रिज्या निकाल लेंगे, बड़ी त्रिज्या निकाल लेंगे तो फिर क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो हल कर लेते, पहले तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई को क्या लिखेंगे, 22/7। यहाँ पर मान लेते हैं फिलहाल की जो मोटाई है, यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, x सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर जो बाहरी त्रिज्या वो कितनी हो जाएगी आपकी, 6 + x, कितनी हो जाएगी, 6 + x का होल स्क्वायर, माइनस क्या कर देंगे, आंतरिक त्रिज्या माइनस कर देंगे, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, 6 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, बराबर टोटल कितना है एरिया, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हल कर लेते हैं, 22 से 88 4 बार में चला जाएगा, इधर आपका कितना हो जाएगा, 36 + x² + 12 - 36 बराबर आपके कितने हो जाएंगे, 28। 36 से 36 आपका चला गया, x² आपका प्लस कितने हो जाएंगे, ये आपका यहाँ पर 12x होगा, तो +12x
-28 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, यानी कि प्लस में तो यक्स बराबर यक्स का जो वैल्यू आएगा वो कितने कितने आएंगे, एक तो आपका +2 में आएगा और आपका कितना आएगा, एक -14 आएगा। ट्रिपलेट आप यहाँ पर निकाल के देख लीजिएगा, यक्स का वैल्यू एक बार आपका 2 आएगा, एक बार आपका -14 आएगा। तो माइनस तो यहाँ पर ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर ये जो आपकी मोटाई होगी वो नेगेटिव में नहीं होगी, तो यक्स का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 2, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी, दोनों त्रिज्या के बीच का जो अंतर है वो कितना है, यक्स का वैल्यू कितना आ गया 2, यानी कि जो बड़ी त्रिज्या उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या अगर 6 है तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 2 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि हमें बड़े वृत्त की त्रिज्या पता चल गई। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7, त्रिज्या यहाँ पर 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 64 इंटू 22 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 64 दूनी 128, 8 12, 128 अब 12 आपके कितने हो जाते हैं 140, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 यानी कि 20, और एक बार में यानी कि लगभग जो आपका कितना आ जाएगा 201, क्योंकि यहाँ पर लगभग में ही आपसे पूछा जा रहा था 99 में से निकटतम, तो निकटतम आपका 201 ही होगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 अंकों वाली संख्याएं 524, 466, 3x4 और x52 का औसत यानी कि एवरेज 529 है, तो 10x + 7 और 14x - 9 का औसत यानी कि एवरेज क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन चारों संख्याओं का योग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, टोटल कितने संख्या है 4 है, तो उनके औसत से क्या करेंगे 4 को गुना कर देंगे, तो कितना आपका आ जाएगा टोटल योग, तो आपका 9 चौक 36, 3 4 दूनी 8 3 11, 5 चौक 20 21, यानी कि कुल योग कितना आ गया 2116। उनमें से जिनका निश्चित वैल्यू है उनका योग क्या कर देंगे, कुल योग में से माइनस कर देंगे, तो इनका योग पहले कितना हो जाएगा 6 4 10 1, 6 2 8 1 9, 5 4 9, यानी कि 990 इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। आपका माइनस करने पर कितना आ जाएगा 6, 9 2 11, 10 में से 9 गया 1 1, यानी कि 1126 आ जाएगी। और 1126 किसके बराबर होगी, इन दोनों संख्याओं के योग के असल में बराबर है, यानी कि 3x4 और x52 किसके बराबर है 1126 के बराबर है। तो यक्स का वैल्यू क्या पुट करे, यहाँ पर तो 4 2 6 आपका सही है, यक्स का वैल्यू क्या पुट करे कि यहाँ पर 2 आए, तो यक्स का वैल्यू अगर 7 रखे तो कितना हो जाता है आपका 7 5 12, और अगर यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7 होंगे, तो 7 5 12 शेषफल 1, 7 3 10 1 कितना हो जाएगा 11, यानी कि यक्स का वैल्यू बिल्कुल आपका कितना होगा 7 होगा। तो यक्स का वैल्यू अगर 7 आ गया तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, अगर यक्स का वैल्यू 7 है तो 10 × 7 यानी कि 70, और 10 आपके कितने हो जाएंगे 77, और ये संख्या कितनी हो जाएगी 14 7 98, 98 - 9 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 89। औसत पूछ रहा है तो इन दोनों का योग का क्या कर देंगे आधा कर देंगे, तो योग पहले कर लेते हैं, आपका कितना हो जाएगा 916, 8 7 15 1 16/2, तो कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड करने पर 83। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी कक्षा में सभी छात्रों का औसत भार 55 kg है, लड़कों और लड़कियों का औसत भार का अनुपात 5:4 है। यदि 40% छात्र लड़के और शेष लड़कियां हैं तो लड़कों का औसत भार ज्ञात करें कि कितना होगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या बोला गया कि कुल छात्र जो है छात्र में से लड़के कितने 40% है, तो कोई भी जो कक्षा होता है उनमें से कुल छात्र कितने प्रतिशत होते हैं 100% होते हैं। तो 100% में से बोला गया कि 40% लड़के हैं, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 2/5, यानी कि 5 यूनिट क्या है टोटल स्टूडेंट है, उनमें से लड़के कितने हैं 2 यूनिट है। तो यहाँ पर से लड़के और लड़कियों को अलग कर लेते हैं, बॉयज गर्ल्स, तो टोटल अगर 5 यूनिट छात्र है यानी कि 5 छात्र हैं, यहाँ पर मान लेते कि 5 छात्र हैं, तो 5 में से 2 क्या है लड़की है, तो लड़कियां कितनी बच गई 3, तो लड़के की संख्या 2, लड़की मान लिया कि 3 है। फिर बोला गया कि उनका औसत कितना है 5 यूनिट है 4 यूनिट है, यानी कि 5 यूनिट है ये कितना है 4 यूनिट है। तो हम लोग क्या करेंगे कुल योग निकाल देंगे, किसका योग निकाल देंगे औसत भार का, पूरे छात्रों का औसत भार का योग निकाल यानी कि भार का योग निकाल देंगे। तो क्या करेंगे गुना करके जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 12 10 आपके कितने हो जाएंगे 22 यूनिट पूरे भार का योग हो गया। बराबर टोटल भार करेंगे तो औसत भार कितना दिया गया था पूरे छात्र का 55,
और कुल टोटल कितने छात्र थे, 3 और 2 5 छात्र। तो गुना हल कर लेंगे, यहाँ पर से 11 से काटेंगे, ये 2 बार में, कितने बार में, 5 बार में, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 5 × 25/2 आ गया, यानी कि 25/2 आ गया। क्या आ गया, ये 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। पूछा क्या जा रहा है, लड़कों का औसत भार पूछा जा रहा है। तो लड़कों का औसत भार कितना था, 5 यूनिट था। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 25/2 है तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 125/2। तो डिवाइड करेंगे, कितना आपका आ जाएगा, 62.5 आपका लड़कों का औसत भार आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ये आपका क्या है, ये आपका ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ इस वीडियो में। क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कंपनी के कार्यालय बी, डी और ई में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या कार्यालय ए, बी, सी और ई में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी, डी और ई में महिला कर्मचारी की कुल संख्या देखेंगे। तो बी में आपके कितने हैं, 220 है। डी में आपके कितने हैं, 450 है। और आपके ई में कितने हैं, 350 है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 3 7 1 8 2 10, यानी कि टोटल जो है कितने हैं, 1020 है। फिर हम लोग किसका किसका देखेंगे, ए का देखेंगे, बी का देखेंगे, सी का भी देखेंगे और ई का देखेंगे। किसका देखेंगे, ए बी सी ई में पुरुष का देखेंगे। तो पुरुष आपका कौन सा है, ब्लू वाला। तो यहाँ पर 230 है, यहाँ पर 320 है। कितने हैं, 320। तो 230 320 कितने हो जाएंगे, 3 2 5 550 550 और 350, तो 5 3 8 1 9 और 9 4 13, यानी कि कितने हो जाएंगे, 1350 पुरुषों की संख्या हो गई इन 4 कार्यालयों में। तो यहाँ पर जो है ये जो है कितने प्रतिशत इससे जो है क्या है, कम है। तो माइनस करेंगे, कम निकालने के लिए यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 0, 5 में से 2 गया 3 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, यानी कि कितने हो गए, यहाँ पर डिफरेंस जो आपका आ गया वो कितने का आ गया, 230 का, सॉरी 330 का आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 330 आएगा, 330 आ जाएगा। तुलना किसे करना है, 1350 से हमें तुलना करना है, यानी कि 1350 प्रतिशत में वैल्यू चाहिए। क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 0 0 आपका चला गया, 3 से काटेंगे तो ये 11 बार में, ये 3 चौक 12 3 5 15, 5 से काटेंगे तो ये 9 बार में, ये 20 बार में, 20 × 11 करेंगे, कितना आ जाएगा, 220/9 प्रतिशत में वैल्यू चाहिए और डेसिमल में भी वैल्यू चाहिए। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 4 9 चौक 36, फिर 4 बचा 9 चौक 36, यानी कि 24.4% आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु के मूल्य में 20% की क्या होती है, वृद्धि होती है। यदि तीसरे या चौथे वर्ष के अंत में वस्तु के मूल्य के बीच का अंतर 324 रुपये है तो दूसरे वर्ष के अंत में उस वस्तु का मूल्य कितना होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है, 1/5, यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है वस्तु के मूल्य में कितने की वृद्धि हो जाती है, 1/5 की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर जो है यानी कि वह जो है वस्तु प्रत्येक वर्ष कितना हो जाती है, 5 यूनिट की वस्तु 1 यूनिट की वृद्धि यानी कि कितनी हो जाती है, 6/5 हो जाती है, यानी कि प्रत्येक वर्ष में जो पिछला जो मूल्य होता है उसका 6/5 गुना हो जाती है। तो यहाँ पर सीपी यानी कि क्रय मूल्य को किससे डिनोट कर देते हैं, सीपी से, इनटू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष में क्या हो जा रही है, 6/5 की वृद्धि हो रही है। कितने साल तक हमें करना है, 4 साल तक, माइनस 6/5 3 साल के विक्रय मूल्य से क्या करना है, माइनस कर देना है। और दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर यानी कि बीच में अंतर कितना है, 324 रुपया। हल करेंगे, यहाँ पर से आपका क्या निकल जाएगा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, सीपी इंटू 6 छक 36 छक 216, 6 छक 36 छक 216 छक आपके कितने हो जाएंगे, 1296 और 5 बजे 25 बचे 125 बचे 625 माइनस 216 बटा आपके कितने हो जाएंगे, 125 बराबर आपके कितने यहाँ पर 324। तो सीपी यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपके एलसीएम कितने हो जाएंगे, 625 और आपके यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1296 और यहाँ पर 5 से गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 16 25 80 5 दूनी 10 यानी कि 1080 आपका आ जाएगा। तो 1296 माइनस 1080 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 196 और 20 यानी कि 216 हो जाएगा, बराबर आपके कितने हो जाएंगे, 324। हल कर लेते हैं, यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पर हम लोग ये आपका कट रहा है 8 से कट रहा है, तो 8 से काट लेते पहले। 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 8 चौक सॉरी आपका 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 8 से आपका नहीं कटा, 4 से कट रहा है, तो 4 पचे 20, 4 चौक 16, 4 अठी 32, 81 बढ़ते में, फिर 27 से आपका कटा, 27 दूनी 54, 27 से 81, तो सीपी यानी कि क्रयमूल्य यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा 625 इंटू 3/2, ये आपका क्या आ गया सीपी यानी कि क्रयमूल्य आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि दूसरे वर्ष के अंत तक जो है वस्तु का जो है मूल्य कितना हो जाएगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो क्रयमूल्य कितना था 625 इंटू 3/2। अब प्रत्येक वर्ष जो है कितना गुना होते चला जा रहा है 6/5 गुना होते चला जा रहा है। कितने वर्ष तक होते हैं 2 वर्ष होता है, 2 वर्षों का हमें निकालना है, तो 6/5 को 2 बार गुना कर देंगे, हल करेंगे, यहाँ पर से आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 पचे 25, 25 से काटेंगे 625 को तो 25 बार में चला जाएगा, 2 से आपका 6 3 बार में चला जाएगा, कितना हो आपका हो जाएगा गुना करने पर यहाँ से 6 3 18, 18 3 54, यानी कि 25 इंटू क्या करेंगे यहाँ पर 54, कितना आपका हो जाएगा 25 चौक 100 0 10, 25 पचे 125 और 10 आपकी कितने हो जाएंगे 135, यानी कि 2 वर्षों बाद वो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1350 रुपये। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4000 रुपये की राशि उधार दी जाती है और ब्याज जो है वार्षिक संयोजित होता है, तो दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है अगर मेरा आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फुल फ्लेज वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो आप जरूर जाकर देखिएगा, अगर आपको ट्री मेथड और रेशियो मेथड बनाने के लिए नहीं आता है, क्योंकि मैंने वहाँ पर ट्री और रेशियो मेथड काफ़ी बेहतर तरीके से बता रखा है, एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा, तब आपको ट्री मेथड आसानी से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको ट्री मेथड से आपको आसानी से आ जाएगा। क्योंकि इस तरीके के प्रश्न को जब तक आप ट्री मेथड नहीं पता होगा आपको, आप आसानी से इस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके के प्रश्न को आसानी से हल करने के लिए ट्री मेथड पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे 4000 का 10% निकालेंगे, तो 4000 का 10% कितना हो जाता है 400 होता है। फिर ये जो है पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, दूसरे साल का कितना हो जाएगा, दूसरे साल में भी 400% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, यानी कि जो पिछले वर्ष में ब्याज प्राप्त हुआ उस पर भी अब क्या लगेगा 10% का ब्याज लगेगा। तो 400 का 10% कितना होता है 40। फिर हमें तीसरे वर्ष का भी निकालना है, तो तीसरे वर्ष में भी आपका 400 तो ब्याज लगेगा, लेकिन ये जो आपका 400 और 400 यानी कि 800 ब्याज लगा उस पर भी अब क्या लगेगा ब्याज लगेगा। तो 800 का 10% कितना हो जाता है 80, और ये जो आपका 40 रुपया था उस पर भी अब ब्याज लगेगा तीसरे वर्ष में, तो 40 का 10% कितना हो जाएगा 4। यानी कि ये जो आपका है यहाँ पर ये जो आपका सिर्फ दूसरे ईयर का क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा कि ये 2 वर्षों और 3 वर्षों का नहीं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरे वर्ष, सिर्फ दूसरे वर्ष में जितना चक्रवृद्धि ब्याज हुआ प्राप्त हुआ और जो आपका सिर्फ तीसरे वर्ष में आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ उन दोनों के बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो दूसरे वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ था 400 + 40 यानी कि 440, और तीसरे वर्ष में कितना प्राप्त हुआ था तो 484 रुपये प्राप्त हुआ था, और दोनों के बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस कितना आ जाएगा तो 484 मैंने 440 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 44 रुपये आ जाएगा, यानी कि दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 44 रुपये है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि बिना रुकावट के किसी बस की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा और रुकावट के साथ 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि बस यानी कि प्रति घंटे बस जो है कितने मिनट के लिए रुकती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है चाल में कितने की कमी आई, चाल में कितने की कमी आई 40 से 32 हो गया, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में कमी आई। पहले चाल कितनी थी 40 से हमें तुलना करना है, इसे क्या करेंगे हम लोग मिनट से गुना कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा समय निकल जाएगा जितने मिनट के लिए वह क्या रखी है बस रुकी हुई थी। तो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, हल कर लेते 20 से काटेंगे तो ये 2 बार में, ये कितने बार में 5 बार, सॉरी 3 बार में, 20 से काटेंगे तो ये 3 बार में, 2 से 8 आपका 4 बार में, तो 4 3 आपका कितना हो जाएगा 12, यानी कि बस 12 मिनट के लिए रुकी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी जो है किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं।
वे एक साथ 5 दिन तक कार्य करते हैं। अकेले सी शेष कार्य को 27.1/2 दिन में पूरा करता है। तो ए, बी और सी एक साथ उसी कार्य का कितना भाग 6 दिन में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, ए बी सी की कार्य क्षमता निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि ए जो अकेले 12 दिन में काम को पूरा कर सकता है, बी जो अकेले 18 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों की एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 18 36। 12 से डिवाइड करेंगे 36 को 3 आएगा आपका, यहाँ पर 2 नहीं 3 आएगा, और 18 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। यानी कि ए की कार्य क्षमता 3 और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम, यानी कि कुल कार्य बराबर कार्य क्षमता इंटू समय होता है। तो अगर ए 3 यूनिट की कार्य क्षमता से काम करता है और बी 2 यूनिट की कार्य क्षमता से काम करता है, तो एक दिन में टोटल कितना काम कर लेंगे, तो 3 2 5 यूनिट काम कर लेंगे। तो अगर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं तो टोटल दोनों मिलकर कितने दिनों तक काम करते हैं, 5 दिनों तक। तो अगर एक दिन में 5 यूनिट काम होता है तो 5 दिनों में टोटल कितना हो जाएगा, 25 यूनिट काम हो जाएगा। तो बचा हुआ काम कितना है, तो टोटल काम करना कितना था, 36, उनमें से 25 यूनिट किया गया काम है। तो बचा हुआ काम कितना, 11 यूनिट अभी भी काम बचा हुआ है। और इस शेष काम को करता कौन है, सी के द्वारा किया जाता है। कितने समय में पूरा किया जाता है, 27.1/2 दिन में पूरा किया जाता है। यानी कि हमें यहाँ पर से क्या निकालना है, सी की कार्य क्षमता निकालनी है। तो इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टोटल वर्क अपॉन टाइम होता है। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो बचा हुआ काम रिमेनिंग वर्क या टोटल वर्क, दो भी आपका वर्क बचा हुआ या फिर कुल वर्क हो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो बचा हुआ काम कितना है, 11 यूनिट है। उस कार्य को करता कितने समय में, 27.1/2 यानी कि 27 × 54 55/2 मिनट में करता है। तो यहाँ पर से हल करेंगे तो क्या निकल जाएगी, सी की कार्य क्षमता निकल जाएगी। तो हल कर लेते 11 से 55 2 बार में, तो यानी कि सी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 2/5। हमें अब हमें जो है क्या पता चल गई, सी की कार्य क्षमता भी पता चल गई। तो बोला जा रहा है कि तीनों मिलकर 6 दिन में कितना भाग जो है काम का पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है तीनों मिलकर जो है 6 दिन में कितना काम करेंगे, तो यहाँ पर हल कर लेते हैं। ये तीनों मिलकर तो पहले कितना काम करते एक दिन में वो हम लोग निकाल लेते। तो कितना हो जाएगा, 3 + 2 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 2/5। तो कितना हो जाएगा योग, 3 × 2 5 5 × 5 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27/5। यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 27/5 यूनिट काम करते हैं। तो टोटल अगर एक दिन में 27/5 यूनिट काम करते हैं तो टोटल कितने दिन तक काम करता है, 6 दिन में। करना कुल कितना काम है, 36 काम। हल कर लेंगे, यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 6 से काटेंगे 36 6 बार में, और आपका 3 से काटेंगे आपका 6 तो 2 बार में, यह 27 9 बार में। हल कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 5 बटा कितना हो जाएगा, 10। यानी कि 9/10 भाग जो है तीनों मिलकर 6 दिन में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि पाइप ए, बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 30 घंटे, 36 घंटे और 28 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप को एक साथ खोले जाते, यदि टंकी पूर्ण रूप से भरने से पहले ए और सी क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे पहले बंद कर दिए जाते हैं, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी सी की कार्य क्षमता निकालेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि ए अकेले जो है 30 घंटे में भर सकता है, बी जो है 36 घंटे में भर सकता है, और सी जो है 28 घंटे में भर सकता है। यहाँ पर तीनों का एलसीएम लेंगे, किसका, 30 का, 28 का और 36 का। तो एलसीएम यहाँ पर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या 36, 30 का यहाँ पर 6 कॉमन आ गया तो बचा 5, तो गुना कर देंगे। 28 का यहाँ पर 4 कॉमन आ गया तो कितना बचा, 7। तो यहाँ पर अगर इन सभी को गुना कर देंगे वो क्या आ जाएगा, आपका टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 36 × 5 = 180, 18 7 आपका 126, यानी कि 1260 आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। तो 1260 को 30 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 × 4 = 12, 3 दूनी 6, यानी कि ए की कार्य क्षमता 42 आ गए। आपका 36 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, आपका 36 × 108 आपके हो जाएंगे। यहाँ पर 36 7 × 5 = 35 हो जाएंगे, यानी कि कार्य क्षमता 35 हो जाएगी बी की। 28 से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 28, तो 6 × 5 = 30, यानी कि सी की यहाँ पर आपकी कितने हो जाएंगे, 7 × 4 = 28, 9 × 5 = 45, यानी कि सी की कार्य क्षमता कितने हो जाएंगे, 45। 1260 को 28 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आएगा, यानी कि ए की कार्य क्षमता 42, बी की 35 और सी की कितनी आ गई, 45 कार्य क्षमता आ गई। तो इन तीनों ने करना कितना काम था, शुरुआत में 1260 काम करना था, लेकिन
ए जो है 5 घंटे पहले काम को छोड़ देता है और सी जो है 8 घंटे पहले काम को छोड़ देता है। तो अगर मान ले कि ए जो है 5 घंटे पहले काम को नहीं छोड़ता है, वो अंतिम समय तक काम को करता है, तो अगर वह अंतिम समय तक काम को करता यानी कि 5 घंटे वो और काम करता, तो कुल वो कितना अधिक और काम कर लेता। तो 42 इंटू 5 करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 4 पचे 20, 2 पचे 10, यानी कि 210 यूनिट और काम कर लेता अगर वो 5 घंटे अधिक काम करता तो। और सी जो 8 घंटे पहले छोड़ देता है, तो अगर सी 8 घंटा और काम करता तो कुल और कितना काम कर लेता। तो 45 इंटू 8 करेंगे तो 90, 9 चौक 36, यानी कि 360 यूनिट और काम कर लेता। यानी कि ए जो है 210 यूनिट और काम कर लेता और सी जो है 360 यूनिट और काम कर लेता। तो इसमें क्या कर लेंगे, जो काम ए और सी ने नहीं किया उसे क्या कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो टोटल वर्क आएगा वो टोटल वर्क आएगा जो जिसमें ए बी और सी तीनों अंतिम दिनों तक कार्य करेंगे। तो यहाँ पर आपका 0, 6 6 12 1 13, 12 2 14 3 15 1 आपका कितना हो जाएगा 16, यानी कि 1630 12 2 14 3 17 1 18 हो जाएंगे। यहाँ पर 1830 ये आपके क्या हो गए टोटल वर्क, यानी कि इतना जो आपका क्या करना है, इतना जो है अंतिम दिनों तक कार्य किया गया था तीनों के द्वारा। तो यहाँ पर क्या निकालना, हमें समय निकालना है। तो समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी होता है। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो टोटल वर्क अब आपका कितना 1830 करेगा कितने की कार्य क्षमता से, तो ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो तीनों का मिलाकर कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 5 10 2 12, हाथ में 1 4 4 8 3 11 1 12। तो क्या करेंगे 1830 को 122 से डिवाइड कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा समय आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं। यहाँ पर से आपका यहाँ पर 61 से आपका कट रहा है, ये 2 बार में चला जाएगा, ये आपके 3 यानी कि 30 बार में चले जाएंगे। 2 से 30 काटेंगे कितना बार में चला जाएगा 15 बार में, यानी कि कितने दिनों तक काम चलता है, तो 15 दिनों तक काम चलता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 12,384 रुपये की राशि को ए बी सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:4 और बी और सी के हिस्सों का अनुपात 5:6 है और सी और डी के हिस्सों का अनुपात 8:9 है। तो सी का हिस्सा कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करने होगी, हमें यहाँ पर जो आपका रेशियो में वैल्यू दिया गया उसका निश्चित वैल्यू यानी कि निश्चित मान निकालना होगा। तो किस तरीके से निकालेंगे, आपका यहाँ पर क्या ए बी सी डी, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। ए बी का जो अनुपात कितना था, ए बी का अनुपात जो है यहाँ पर 3:4 था, कितना था 3:4। बी और सी के जो है हिस्सों का अनुपात कितना था 5:6। सी और डी के जो हिस्सों का अनुपात कितना था 8:9। तो यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर आपका ब्लैंक है, जहाँ पर ब्लैंक है उसी को क्या करेंगे बगल वाली संख्या देखेंगे, ऊपर नीचे नहीं देखना है, बगल वाली संख्या। तो 4 है, बगल वाली संख्या 4 है, यहाँ भी 4, बगल में 6 है, ऊपर नीचे नहीं बगल में, यहाँ पे 5 है बगल में तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। 8 है बगल में तो 8, यहाँ पर भी आपकी 8। क्या करेंगे आप, कॉमन दिखेगी जो संख्या चारों में उसे क्या कर देंगे एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ पर 8 से कट जाएगा, ये 2 बार में, कितने बार में 2 बार में। फिर आपका क्या है, यहाँ पर सभी में हमें फिर से 2 कॉमन दिख रही है, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ये आपका 6 3 बार में चला जाएगा, यहाँ पर 6 3 बार में चला जाएगा। अब क्या कर देंगे, सभी को गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि अब हमें कॉमन कहीं भी नहीं दिख रही है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे और गुना कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा निश्चित अनुपात में वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर गुना कर देते आपका कितना हो जाएगा 5 तिया 15 रेशियो 5 चौक आपका यहाँ पर 20 हो गया, 8 तिया आपका कितना हो गया 24 और 9 तिया कितना हो गया 27। तो यहाँ पर क्या कर देंगे आप सभी यूनिट का सम कर देंगे, जो कि क्या हो जाएगा टोटल रुपये के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कुल यूनिट सम कितना हो जाएगा आपका 7 4 11, 11 5 कितना हो जाएगा 16, हाथ में 1 2 3 6 1 7 1 8, यानी कि 86 यूनिट का वैल्यू कितने रुपये के बराबर है, तो 12,384 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। किस तरीके से, सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं 2 से काटेंगे तो ये 43 बार में, ये आपका 6 1 9 2 यानी कि 6192 बार में। 43 से यहाँ पर काटें कितने बार में चला जाएगा, एक बार में 17 और 1 18 189, यानी कि 4 चौक 16, 4 तिया 4 चौक 16 और आपके यहाँ पर 3 चौक 12, यानी कि 144 आपके आ जाएंगे। तो हमें वैल्यू किसका चाहिए, सी का हिस्सा चाहिए। तो सी का हिस्सा कितना था 24 यूनिट था। तो अगर एक यूनिट का वैल्यू 144 रुपये है तो 24 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 24 से गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा 24 चौक आपका 96 9, 96 और 9 आपके कितने हो जाएंगे
9 6 15 यानी कि 105, 10 24 और 10 आपके कितने हो जाएंगे 34, यानी कि कुल कितना रुपया आ जाएगा सी का हिस्सा, तो 3456 रुपये आएगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वार्षिक साधारण ब्याज की सामान्य दर पर कोई निश्चित राशि 5 वर्ष में 4600 रुपये और 8 वर्ष में 6000 रुपये हो जाती है। तो सामान्य दर पर 8500 रुपये की राशि पर 6.1/2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, रेट यानी कि दर निकालेंगे। दर निकालेंगे तभी आप लोग नया साधारण ब्याज निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेट निकालने के लिए ये जो दो आपका मिश्र धन यानी कि अमाउंट दिया गया, पहले उनका क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो 6000 माइनस 4600 करेंगे तो आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1400 रुपये का। और ये 1400 रुपये कितने साल में हमें प्राप्त हुआ है, तो 5 साल और इधर 8 साल है, तो दोनों के समय का अंदर कितना हो जाएगा, 3 साल। यानी कि ये 1400 रुपये जो साधारण ब्याज हमें प्राप्त हुआ कितने सालों में प्राप्त हुआ, 3 सालों में प्राप्त हुआ। तो फिर हमें क्या करना होगा, ये जो आपका 4600 रुपये उसमें क्या है, 5 साल का साधारण ब्याज जुटा हुआ है। और हमें क्या निकालना होगा, रेट निकालने से पहले प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकालना पड़ेगा। तो मूलधन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मूलधन निकालने के लिए पहले इसमें से हमें साधारण ब्याज माइनस करना होगा। तो अगर 1 साल का साधारण ब्याज 1400/3 रुपये, तो 5 साल का साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। तो कितना आपका आ जाएगा, 14 25 70, यानी कि 7000/3 रुपये क्या आ गया, 5 साल का साधारण ब्याज। हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज। तो मिश्र धन आपका कितना है, 5 साल का 4600 रुपये, उसमें क्या कर देंगे, साधारण ब्याज 5 साल का माइनस कर देंगे, यानी कि 7000/3 माइनस कर देंगे। तो आपका माइनस करने पर कितना आपका आ जाएगा, यहाँ पर से यहाँ पर आपके हो जाएंगे 6 3 18, 4 3 12 1 13, यानी कि 13000 कितने हो जाएंगे, 800 माइनस क्या कर देंगे, 7000 बटा कितने हो जाएंगे, 3 बराबर आपके कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 7 6 13, यानी कि 6800/3 रुपये। ये आपका क्या आ गया, यहाँ पर 6800/3 रुपये, ये आपका मूलधन आ गया। क्या आ गया, मूलधन आ गया। तो यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है, रेट यानी कि दर निकालना है। तो 1 साल का साधारण ब्याज आपका कितना था, 1400/3 रुपया था। किससे तुलना करेंगे, मूलधन से। तो मूलधन आपका कितना है, 6800/3 रुपये है। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, यहाँ पर से आपका रेट आ जाएगा। 3 से 3 आपका चला गया, 2 शून्य 2 शून्य चला गया, यानी कि रेट यहाँ पर से आपके कितने आ जाएंगे, 1400/68%। ये आपके क्या आ गया, रेट आ गए। तो अब हमें रेट भी पता है, मूलधन भी पता है, समय भी पता है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन आपका क्या हो जाता है, 100 होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए मूलधन आपका कितना यहाँ पर दिया गया, मूलधन यहाँ पर नया आपका 8500 रुपया दिया गया है। और रेट यानी कि दर निकालने पर आपका कितना आया था यहाँ पर, तो यहाँ पर रेट निकालने पर आपका आया था 1400 कितना आपका आ गया था, 1400/68% आ गया था। फिर जो है समय आपका कितना दिया गया, नीचे आपका 100 गुना हो जाएगा। समय आपका कितना दिया है, 6 दूनी 12 1 13/2 साल। हल कर लेंगे, यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, नया साधारण ब्याज आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर से 2 शून्य 2 शून्य आपका चला गया। 13 से आपका 13 से नहीं कटेगा, ये आपके 13 से नहीं कटेंगे, 17 से कट जाएंगे। 17 चौक 68, 17 पचे आपके कितने हो जाएंगे, 17 पचे 85, यानी कि 500 बार में चला जाएगा। 2 से आपका 14 7 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपके कितने आ जाएंगे, फिर आपके 4 से भी कट रहे, 4 से 250 को काटेंगे, कितने बार में चला जाएगा, 12 चौक 48, और आपके कितने बच गए, 12 चौक 48 2, यानी कि 4 पचे 20। तो आप क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 125 इंटू आपका कितना हो जाएगा, 1391, यानी कि इकाई अंक कितना आना चाहिए, 5 5 आपका इकाई अंक 3 ऑप्शन में, यानी कि आपको गुना ही करना पड़ेगा। कितना आपका आ जाएगा गुना करने पर, 25 5 12, 25 नमा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 पचे 45, 12 नमा 108 और 4 112, यानी कि 112 एक आपके कितने हो जाएंगे, 112 113, यानी कि लगभग आपके कितने हो जाएंगे, 11375 रुपये। ये आपका क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नया साधारण ब्याज, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि बंटन का माध्य 24.6 है तो यक्स का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब भी इस तरीके का प्रश्न देखने को मिले तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो बारंबारता दी गई वो क्या दिया गया, नंबर दिया गया, यानी कि 0 से 10 के बीच 6 है, 10 के बीच 12 है, 20 और 30 के बीच 15 है, 30 और 40 के बीच यक्स है,
यानी कि टोटल नंबर यक्स है और 40 और 50 के बीच टोटल नंबर 5 है। तो हमें जो है माध्य अगर दिया हुआ रहे और इनका जो है योग निकालना पड़े हमें, तो क्या करेंगे, हमें जो 0 से 10 है उनमें से क्या करेंगे, बीच की संख्या ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 5 ले लेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 15 ले लेंगे, यहाँ पर जो हम लोग क्या करेंगे 25 ले लेंगे। जब भी इस तरीके का प्रश्न मिले तो आपको यही चीज़ करना है। 30 और 40 के बीच क्या करेंगे 35 ले लेंगे, और 40 और 50 के बीच यहाँ पर क्या करेंगे 45 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या को इसके जो है माध्य से क्या करेंगे, यानी कि वर्ग से क्या कर देंगे, गुना करेंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, बंटन का योग निकल जाएगा। तो योग आपका कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, 12 इंटू 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, 15 इंटू 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 250 और 125 यानी कि 375। कितने आपके हो जाएंगे 375, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 35 यक्स, और यहाँ पर 45 बचे तो 5 बचे 4 बचे 20 और 2 22, यानी कि कितना हो जाएगा 225। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सभी का योग कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 5 5 10, हाथ में 1, 18 3 21, 21 और आपका 37 कितना हो जाएगा 7 1 8, यानी कि 38 और 20 आपके 58, 58 और 22 आपके कितने हो जाएंगे 58 और 20 60 और 20 80, 80 एक आपके कितने हो जाएंगे 810, 810 प्लस आपका कितना हो गया 35 यक्स, किसके बराबर हो जाएगा, माध्य के बराबर, माध्य के कुल योग के बराबर हो जाएगा। तो माध्य आपका कितना दिया गया 24.5, और टोटल नंबर आपके यहाँ पर कितने हैं, तो टोटल नंबर यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 6 18, अब 15 यानी कि 30 और 3 33, 33 और 5 कितने हो जाएंगे 38, यानी कि यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, सॉरी फिर से एक बार जोड़ लेते, 15 5 20 और 18 से ही आपके 38 हो जाएंगे। तो 38 को यहाँ पर क्या करेंगे 38 प्लस आपके क्या हो जाएंगे यक्स हो जाएंगे। हल कर लेते हैं, यहाँ पर 38 से गुना करेंगे 24.5 को तो कितना आपका आ जाएगा 245/10 इंटू 38, तो 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में, 5 और 20 5 9 45, 2 से ये 19 बार में, 19 आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 19 से आपका यहाँ पर गुना करेंगे तो 19 आपका यहाँ पर हो जाएगा 49, 19 यहाँ पर गुना कर लेते हैं, 9 9 81 8, 9 9 चौक 36, 9 पचे 45 और 45 एक 46 और 8 आपका कितने हो जाएंगे 54 4 5, 5 4 और 5 कितने हो जाएंगे 9, यानी कि कितना हो जाएगा 941, 941 हो जाएंगे आपके, सॉरी यहाँ पर आपके 24.5 नहीं 24.6 है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर रहा था, यहाँ पर 24.5 नहीं 24.6 है। यहाँ पर हमें क्या करना होगा 246 से पूरा गुना करना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पर मैं फिर से कर लेता हूँ, 246 इंटू 38 आपका कितना आ जाएगा गुना करने पर 8 छक 48 4, और आपका कितना हो जाएगा 24 96 192, यानी कि 192 या 4 कितना हो जाएगा 196, और आपके 6 3 18, 24 3 72 1 73, 8 8 6 14, 9 3 12 1 13, 7 1 8 1 9, यानी कि इधर से आपका कितना हो गया 810 यक्स प्लस 35 यक्स बराबर आपके कितने हो जाएंगे 9348, प्लस आपके कितने हो जाएंगे 24.6 यक्स। डिफरेंस आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 10 यहाँ पर आपके डिफरेंस हो जाएंगे सही 10 आपके कितने हो जाएंगे 4 यक्स बराबर, इधर माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस करने पर यहाँ पर आपके एक पॉइंट भी आएंगे क्योंकि 24.6 से हम लोगों ने गुना किया था। तो 810 में से 934.8 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 90 9 3 12, यानी कि 124 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट आपका चला गया, 104 से काटेंगे तो 104 4 दूनी 8, यानी कि कितने बार में चला जाएगा 12 बार में चला जाएगा, यानी कि यक्स का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, ये आपका क्या है सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर आपका कितने आ जाएंगे 4 3 12 13/4 ऑफ है, तो हल कर लेते 5 5 चला गया, 2 से काटेंगे 2 बार में, कितने बार में 3 बार में, यानी कि आपका कितना आ जाएगा -2/3 बटा नीचे में कितना आ जाएगा 4 3 12 13/3 है, भागे गुना में चेंज करेंगे तो 5 से रेसिप्रोकल हो जाएगी संख्या, 3/10 है प्लस 21 बचे 5 है, ये कि कितने हो जाएंगे 106, 106 बटा कितने हो जाएंगे 5, माइनस आपके यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3 दूनी 6 7/3 ऑफ है, फिर आपके कितने हो जाएंगे 3/2, 3 से 3 आपका चला गया। यहाँ पर हल करेंगे बाकी तो आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम तो आपके हो जाएंगे 12 13 3 40 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 31,
नीचे आपके कितने बच जाएंगे, 13×5 = 65/2 माइनस यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे 106, तो 212 3 215, 215 बटा आपके कितने हो जाएंगे 215/10, 215 बटा आपके कितने हो गए 10। 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में, ये कितने बार में चला जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक आपके कितने हो गए यहाँ पर 5 चौक 20, 5 तिया 15 माइनस यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 7/2, और आपका एलसीएम तो यहाँ पर आपके कितने आ जाएंगे 2 ही आ जाएंगे, यानी कि 2 अगर एलसीएम है तो ये 6 बार में चला जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 31 बटा आपके, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों ने फिर गलती यहाँ पर किया 65, सॉरी यहाँ पर आपके 13/3 है, 13/3 है, यहाँ पर भी आपके 65/3 होंगे। यहाँ पर आपके कितने हो गए, यहाँ पर आपके 2 रहेंगे, यानी कि ये दोनों जगह ये सेम नहीं है, तो ये आपके फिलहाल कटेंगे नहीं, यहाँ पर आपके 2 रहेंगे, ना ही 3 कटेंगे ना ही 2। हल कर लेते हैं यहाँ पर से 31/12 अपॉन आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से एलसीएम आपके हो गए 6, 65 दूनी 130 माइनस आपके कितने हो जाएंगे 4 तिया 12 यानी कि 129 माइनस आपके ओवरऑल 7/2, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 31/12 अपॉन कितना हो जाएगा 1/6, 6 से 12 आपका 2 बार में चला जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 7/2, तो 31/2 माइनस 7/2 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 24/2, यानी कि आंसर आपका कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, ये आपका क्या है ग्राफ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ग्राफ में आपको पहले ही समझा चुका हूँ, तो क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि कार्यालय सी की 45% महिला कर्मचारी बी में हस्तांतरित किया जाता है तो कार्यालय ई के पुरुष कर्मचारियों की संख्या कार्यालय बी की महिला कर्मचारियों से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सी की 45% महिला कर्मचारी बी में हस्तांतरित किए जाते हैं, तो सी में जो है महिला कर्मचारी की संख्या कितनी है यहाँ पर 400, तो 400 का 45% कितना हो जाएगा 400 का 45% आपका हो जाएगा 45 दूनी 90 दूनी 180, और ये 180 महिलाओं को किस में हस्तांतरित कर दिया जाता है बी में। तो बी में जो है पहले कितने थे 220, अब उसमें क्या हो गए 180 की वृद्धि हो गई, तो अब जो है टोटल बी में कितने महिला हो गए, तो टोटल महिला 400 हो गई बी में। तो यहाँ पर फिर बोला गया कि इसकी तुलना में जो है ई में पुरुषों के कर्मचारियों की संख्या, तो ई में कितने है 450 है, तो 450 से 400 जो है कितना प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 450 से 400 कितना कम है 50 कम है। तुलना किससे करना है, इस 400 वाले से, क्योंकि यहाँ पर बोला गया सी के यानी कि जो बी में हस्तांतरित किया गया उससे तुलना करना है, क्योंकि पूछा जा रहा है कि बी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी से कितना अधिक है, ये 50 अधिक था, और यहाँ पर बी में कितने हैं 400, प्रतिशत में वैल्यू चाहिए 100 से गुना करेंगे, 50 से काटेंगे 8 बार में, 100 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 12.5%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं, इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।